इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, जिसे एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है। जैसे ग्रेफाइट से कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, या रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करने के लिए। याद है ना सल्फर का एलोट्रॉप्स कौन कौन होता है? अल्फा बीटा गामा, आसान वाला याद किए हो। मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बो, और एक मिल्क ऑफ सल्फर भी होता है ना। तो एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो लिखो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इसमें लिखना है हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of 1 mole of one form of allotrop, 1 mole of allotrop into another form of allotrop. नीचे एग्जांपल लिख लेना। कार्बन अगर ग्रेफाइट है तो पढ़े ना कि कार्बन ग्रेफाइट को अगर डायमंड में बदलना है तो क्या कंडीशन है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अगर ग्रेफाइट बहुत स्लो प्रोसेस है, अगर ग्रेफाइट को अर्थ के नीचे बहुत दिन तक रख दिया जाए और वहां हाई प्रेशर मिलेगा और हाई टेम्परेचर मिलेगा तो ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो सल्फर है मोनोक्लिनिक और अगर ये कन्वर्ट होता है किसमें? रोम्बिक में, तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा? इसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एक टर्मिनोलॉजी है, और भी टर्मिनोलॉजी आएगा तो मैं आगे और कोई जो टर्मिनोलॉजी आएगा सब जानोगे। अब मतलब मेन जो आएगा वो कंबशन है, फॉर्मेशन है और हेस लॉ यूज करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, spontaneous and non-spontaneous process, spontaneous and non-spontaneous process. Spontaneous process में लिखना a process in which take place, a process which take place, a process which take place a process which take place its own, a process which take place its own, without external influence, without external influence, without external influence is called a spontaneous process, is called a spontaneous process. A spontaneous process is also called, a spontaneous process is also called feasible process. A spontaneous process is also called feasible process.
फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल लिख लो, heat flow from high temperature to low temperature, heat flow from high temperature to low temperature। और भी कई है। अब लिखना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें लिखना द प्रोसेस विच आर the process which are take place, the process which are take place by external influence, by external influence। एग्जाम्पल लिखना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब जैसे मान लो हमने यहां पर पानी गिरा दिया तो पानी फ्लो होने लगेगा, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर मान लो पानी को हमें ऊपर सिंटेक्स में भरना है तो नीचे मोटर चलाना पड़ेगा उसके लिए ना, लेकिन ऊपर से आने के लिए हमें मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है, नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तुम छत से कूदो डायरेक्ट नीचे, कौन सा प्रोसेस है? लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ सकते ना, उसके लिए शक्तिमान बनना पड़ेगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो इसी तरह से हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं हो, उसके लिए अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के रिक्वायरमेंट पड़े, हीट देना पड़े या कैटलिस्ट देना यूज करना पड़े, तो हम बोलेंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहां से आप पता लगाएंगे कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन सा नहीं है। उसको पता लगाने के लिए पहले एक और टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ना पड़ेगा, वो है इंट्रोपी। ठीक है, फिर डेल्टा जी आएगा, और डेल्टा जी इंट्रोपी और ये एंथैल्पी की हेल्प से किसी रिएक्शन के बारे में हम पता लगा लेंगे कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग डालो इंट्रोपी। हेडिंग डालो इंट्रोपी। तो डिफिनेशन लिखना इंट्रोपी का, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, the property of a system which measure degree of disorder or randomness, which measure degree of disorder and randomness in this system, in this system. It measure degree of disorder and randomness in the system is called entropy. It is denoted by S. It is denoted by S. It is denoted by S. तो एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस को मेजर करता है। मान लो अगर H2O ये सॉलिड में है और H2O अगर लिक्विड में चला गया, तो डिसऑर्डर को मेजर करता है। मान लो अब सॉलिड स्टेट में है तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह अरेंज होंगे, कुछ प्रॉपर वे में अरेंज होंगे, लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में गया होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हो गया होगा। यानी यहां एक ऑर्डर प्रॉपर वे में, अब तुम क्लास में बैठे तो एक प्रॉपर वे में बैठे, और तुम इधर उधर बैठ जाओगे तो रैंडम हो जाएगा, यानी डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें डिसऑर्डर ज्यादा है और इसमें डिसऑर्डर कम है,
तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा एस। अब डेल्टा एस भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एस जो निकालते हैं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट का इंट्रॉपी, यानी इंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंट्रॉपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट का इंट्रॉपी माइनस रिएक्टेंट का इंट्रॉपी। तो अगर यही हम देखें तो प्रोडक्ट में रैंडमनेस ज्यादा है और रिएक्टेंट में रैंडमनेस कम है, तो वैल्यू क्या आएगा डेल्टा एस का, ये वैल्यू ज्यादा है वैल्यू कम है, तो इस तरह से डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यानी डेल्टा एस क्या मेजर कर रहा है, रैंडमनेस। तो अगर लिक्विड से सॉलिड में सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है, तो इंट्रोपी, यानी इंट्रोपी जो होगा वो डेल्टा एस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज हुए तो ये अगर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करें तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर उल्टा जाए तो ये वैल्यू डेल्टा एस का निगेटिव आएगा। तो इंट्रोपी डिसऑर्डर को मेजर करता है। ठीक है, तो अब तुम बताना कि इंट्रोपी कहां कहां पॉजिटिव होगा, कहां कहां नेगेटिव होगा। एक हमने एग्जांपल बताया, सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैस जाएगा तो इंट्रोपी इंक्रीज होगा। इस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब मान लो कि रिएक्शन दिया गया है ए प्लस बी फॉर्म 2C प्लस डी। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में, लिखते जाना एग्जांपल। अब इसमें बताना है कि इंट्रोपी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब यहां देखेंगे प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड मोल कितने हैं, सी और डी के 3 मोल है, और रिएक्टेंट साइड मोल कितने हैं। अब सोचो कि क्लास में ज्यादा स्टूडेंट रहेगा तो रैंडम ज्यादा होगा, मतलब कोई प्रॉपर वे में बैठाने का कोई तरीका नहीं है हमारे। तो कम स्टूडेंट अगर होगा तो एक प्रॉपर वे में बैठ पाएगा, या ज्यादा स्टूडेंट होगा तो प्रॉपर वे में बैठेगा। तो हम प्रॉपर वे में बैठा नहीं रहे, आके जहां हम वहां बैठना है। तो अगर 5 स्टूडेंट क्लास में बैठना है और 50 बैठना है, तो रैंडमनेस किस में ज्यादा होगा, यानी रैंडमनेस किस में ज्यादा होगा। अब मार्केट में गए, एक मार्केट खाली है, एक मार्केट, एक कोरोना का टाइम मार्केट है और एक बिना कोरोना वाला मार्केट है, तो रैंडमनेस गर्दी किस में ज्यादा होगा, गर्दी देखना है। रैंडमनेस का मतलब डिसऑर्डर, इधर से उधर कौन भाग रहा है, ये नहीं कि जल्दी नहीं भाग रहा है कि रूम खाली है तो 2 स्टूडेंट इधर उधर जल्दी भागे। हमें ऐसे दिमाग में नहीं रखना है कि ये रूम है और ये भी रूम है। अब इसमें केवल 2 ही स्टूडेंट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है। अब ये इधर उधर बैठे हुए हैं, अब ये इधर उधर बैठा हुआ है, और ये नहीं सोचना है कि इसमें इधर उधर भाग कौन रहा है। डिसऑर्डर किस में ज्यादा है, यानी कि इसको ये नहीं सोचना कि स्पेस कितना ज्यादा इसको भागने के लिए, डिसऑर्डर इसमें ज्यादा होगा। यानी इस बात से कंक्लूजन ये निकालेंगे कि मोल ज्यादा अगर होगा तो डिसऑर्डर ज्यादा होगा। तो इसमें मोल 3 है और इसमें मोल 2 है, यानी प्रोडक्ट साइड मोल ज्यादा है इसलिए डिसऑर्डर ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट साइड ज्यादा है तो डेल्टा एस इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इधर ज्यादा इधर कम है। इसका कंक्लूजन ये निकला कि मोल ज्यादा तो इंट्रोपी डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा होगा और वो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, और यहां भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो डिसऑर्डर का मतलब अभी तुम लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड जो बताए हो, क्या बताए, उसमें मान लो 10 मोल लिक्विड का था, 10 मोल वाटर का था सॉलिड फेज में, या 10 मोल था लिक्विड फेज में, तो वहां मोल सेम थे। तो हम वहां अट्रैक्शन के बेसिस पे देख रहे थे कि सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए मॉलिक्यूल्स एक वे में अरेंज्ड है, लेकिन लिक्विड में एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं, उसका मूवमेंट आ गया, उसमें मतलब गर्दी तो नहीं हुई बट मूवमेंट आया उसके बीच में, डिसऑर्डर बढ़ा। अगर वही 10 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स अगर गैसियस फेज में हम लेके जाएंगे उसमें और डिसऑर्डर आ जाएगा, यानी उसमें रैंडमनेस भागने का तरीका और आ गया। तो वहां पर मोल सेम था मान के चलते हैं, तो फेज के बेसिस पर हम एंट्रोपी चेक कर रहे थे। अगर मान लो फेज सेम है तो हम यहां मोल के बेसिस पे करेंगे,
मोल ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा, मोल कम तो इंट्रोपी कम, हो सकता है बराबर भी हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखते चलना। तो सेकेंड हमने देखा, पहला हमने देखा फेज के बेसिस पे, दूसरा हमने देखा मोल के बेसिस पे। मोल ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो A प्लस बी है और ये बना C प्लस डी, और ये गैसियस फेज में है, सॉलिड फेज में है, और ये गैसियस फेज में, ये गैसियस फेज में है। अब तुम्हें बताना है कि इंट्रोपी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। क्या होगा? अब यहां पर हम देख सकते हैं, अब जब गैसियस फेज के लिए आ जाए तो लिक्विड और सॉलिड को कंसीडर मत करो, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में डिसऑर्डर गैसियस का बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम देखें तो मोल तो बराबर है, तो इधर 2 मोल गैसियस का है और इधर 1 मोल गैसियस का है और 1 मोल सॉलिड का है। सॉलिड के कम गैसियस मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस सॉलिड के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इवन कि लिक्विड भी रहेगा तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इधर केवल हम इसी को कंसीडर करके चलेंगे। इसके रिस्पेक्ट में जब भी आए तुम इसको एज्यूम ही मत करो, लिक्विड भी आए सॉलिड भी आए, एज्यूम मत करना इसको। तो यहां पर ये 1 मोल है, यहां 2 मोल है, इधर रैंडमनेस ज्यादा होगा, इधर रैंडमनेस कम होगा, यानी डेल्टा एस इस केस में क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहां से हम डेल्टा एस के पॉजिटिव और निगेटिव का चीजें हम जान रहे हैं। यहां से हम क्या जान रहे हैं? डेल्टा एस का निगेटिव और पॉजिटिव। इससे पहले हम जाने थे इंट्रोपी, तो इंट्रोपी डेल्टा एच के बारे में हम जाने थे, कौन एक्सोथर्मिक है कौन एंडोथर्मिक है। दोनों को मिला के तब स्पॉन्टेनियस फ्री गिब्स एनर्जी आएगा। बताया था डेल्टा जी ने इससे पहले, एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा था कि ऐसा आएगा, यही आएगा आगे फॉर्मूला। डेल्टा जी से मालूम करेंगे, जहां डेल्टा एच जो अभी अभी इंथैल्पी पढ़ी, इसीलिए बोला था मैं कि कहां एक्सो है कहां इंडो है, उसको ध्यान में रखना है। और ये टेम्परेचर है और ये डेल्टा एस है, तो इसका साइन याद रखना, मतलब ध्यान में रखना है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन के अनुसार से इसका साइन आएगा। और जब साइन आएगा तो हम बता सकते हैं कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर गैस के सामने सॉलिड और लिक्विड आ गया उसको कंसीडर नहीं करना है, केवल गैसियस फेज के मोल को काउंट करना है। नेक्स्ट अगर है 5 मोल हीलियम इन 1 लीटर वॉल्यूम और 5 मोल हीलियम इन 5 लीटर वॉल्यूम। अब बताना है कि इसमें एंट्रोपी किसमें ज्यादा होगा, 5 लीटर में ज्यादा होगा या 1 लीटर में ज्यादा होगा? गर्दी कहां ज्यादा होगा? यहां पर होगा 5 लीटर में। अब देखो यहां पर 5 मोल है, मान लो 5 स्टूडेंट है और यहां पर 5 स्टूडेंट है। अब ऐसे सोचना है, थोड़ा सा नॉर्मल जनरलाइज कॉमन डेली लाइफ में हम आगे सोच सकते हैं। मान लो एक छोटा रूम है, उसमें बैठा के हम टीच कर रहे हैं, तो तुम जैसे भी आके बैठोगे एक प्रॉपर वे बन जाएगा। मान लो उतना ही स्पेस है 5 स्टूडेंट को बैठने के लिए, तो जब उतना ही स्पेस है बैठने के लिए तो आराम से 5 आओगे, तुम बैठोगे तो एक अरेंज रहेगा। लेकिन अगर बहुत स्पेस है और 5 ही स्टूडेंट को पढ़ाना है, कहीं कहीं पर आके बैठ सकते हो, एक वहां बैठा है एक वहां बैठा है एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, रैंडमनेस क्या होगा? यानी वॉल्यूम ज्यादा होगा तो रैंडमनेस ज्यादा होगा। मोर वॉल्यूम मोर रैंडमनेस, यानी इस चीज से कंक्लूजन निकला कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा और इंट्रोपी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एस इंक्रीज करेगा और वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मोल ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा। हाँ हाँ
वहां मोल से चेक करेंगे ना, जहां पर जो फैक्टर आएगा वैसे चेक करेंगे। मोल ज्यादा आए, मोल ज्यादा होगा, किसमें बोल रहे हो? हाँ, ए प्लस बी में, तो उधर मोल चेक करेंगे, मोल ज्यादा तो रैंडमनेस। वहां पर स्पेस के बारे में कोई बात नहीं किया, वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं किया, एक ही फैक्टर से चेक करेंगे, सबको मिक्स मत आए। ओ क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तुम्हें ज्यादा हम यहाँ पर मोल से चेक करेंगे, रिएक्शन के लिए चेक करना होगा तो हमें वॉल्यूम से नहीं चेक करेंगे। मतलब वॉल्यूम से करेगा तो कह के देगा वो तुम्हें, टेम्परेचर से करेगा, अब उसमें टेम्परेचर भी लगा दो, टेम्परेचर ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा, तब टेम्परेचर कब चेक करना वो लिख के देगा। नॉर्मल वे में हम मोल से चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, सोचो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो हम एक रिएक्शन करवाएंगे तो, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, हमें मेन टारगेट है डेल्टा जी वाला फॉर्मूले पे, तो उसमें रिएक्शन में हम ये चेक करेंगे डेल्टा एस बढ़ा है घटा है। तो मोल वाला चेक करना होगा क्वेश्चन में, तो आराम से क्लियर हो जाएगा कि मोल पे ही चेक करना, वहां वॉल्यूम का कोई डिस्कशन नहीं रहेगा। अब उसमें बोलो सर टेम्परेचर पे चेक कर, टेम्परेचर मेंशन नहीं था। अब यही रिएक्शन ले लो, मान लो, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, 5 मोल हीलियम है और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और 5 मोल हीलियम है और ये है टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ रैंडमनेस किस में ज्यादा होगा? 50 डिग्री में होगा। तब कैसे समझ में आएगा, वॉल्यूम चेक करेगी, टेम्परेचर वो लिख के देगा, हमें मेंशन करेगा ना टेम्परेचर को। वॉल्यूम को अगर लिखना चाहे तो वॉल्यूम में मेंशन करेगा कि 1 लीटर है कि 5 लीटर है, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया तो मोल पे समझ में आ जाएगा कि मोल पे चेक करना है, तो ये भी लिख लेना। यानी मोल ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट साइड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट साइड वॉल्यूम ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो ये प्रोडक्ट साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंट्रोपी ज्यादा, यानी हर केस में पॉजिटिव आएगा। यानी इंट्रोपी विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल, स्टेट, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब आते हैं प्रेशर पे, कहां पे? यहां पे हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे, बोला ना, नेग्लेक्ट कर देना। नंबर ऑफ मोल, केवल गैसियस फेज का रैंडमनेस ज्यादा होगा और सॉलिड फेज का रैंडमनेस कम होता है, इसलिए इसके सामने इसका रैंडमनेस हम नेग्लेक्ट मार देंगे। स्टार्टिंग में बोला था, उसी समय बोला था कि सॉलिड का रैंडमनेस इसके कंपेयर में बहुत कम होगा, इसलिए कुछ भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, तो इसको तुम्हें इसके सामने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इसका रैंडमनेस क्या है, इसका रैंडमनेस बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम, नेग्लेक्ट करने के बराबर है। अरे कुछ भी रहने दो, तो सॉलिड को कंसीडर करना है, सॉरी गैस को कंसीडर करना है। सॉलिड सॉलिड अगर मिक्सिंग है, सॉलिड है गैस है, गैस कंसीडर करो, गैस है और लिक्विड है, गैस कंसीडर करो, गैस गैस है, कंप्लीट कंसीडर करो। ऐसा नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड होगा तो लिक्विड को कंसीडर करो। हमने तभी तक जितना बना है उसमें गैसियस फेज में आ जाता है, मतलब आगे जो क्वेश्चंस बनाएंगे हम उसमें गैसियस फेज आ जाता है। तो ये लिख लेना कि टेम्परेचर 5 मोल हीलियम है 20 डिग्री पे और 5 मोल हीलियम है 50 डिग्री पे, तो यहां टेम्परेचर ज्यादा तो रैंडमनेस ज्यादा, तो रैंडमनेस का मतलब हुआ डिसऑर्डर, ठीक है, इरेगुलरिटीज। नेक्स्ट है, अगर 5 मोल हीलियम है, 5 मोल हीलियम है, 20 प्रेशर इक्वल टू 20 एटीएम पर, और 5 मोल हीलियम है, प्रेशर इक्वल टू 50 एटीएम पर, तो किसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा? क्या
20 एटीएम या 50 एटीएम में? 20 एटीएम में या 50 एटीएम में? रैंडमनेस किसमें ज्यादा होगा? अच्छा ये बताओ मेरे को कि जब एक गैस को लिक्विड में बदलना है तो क्या करते हैं? प्रेशर बढ़ाते हैं घटाते हैं? बढ़ाते हैं तो लिक्विड में बदलता है, तो उसका रैंडमनेस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अगर मान लो एक के यहां पर कंटेनर में हमने हीलियम गैस ले लिया, ठीक है, अब तुम इसको प्रेशराइज कर रहे हो। जब प्रेशराइज करोगे तो ये अब ये यहां आ गया, और प्रेशराइज अगर किए तो ये लिक्विड फेज में चला जाएगा। तो लिक्विड फेज यहां गैस फेज में है और यहां लिक्विड फेज में, कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर दे तो यहां रैंडमनेस कम हो रहा है ना, यानी प्रेशर बढ़ाने से रैंडमनेस कम हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जल्दी लिखाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उसका, ठीक है। तो ये अगर गैस से लिक्विड में चला गया मतलब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से रैंडमनेस कम होगा। प्रेशर बढ़ाने से रैंडमनेस कम होगा, तो यहां रैंडमनेस कम होगा, यहां ज्यादा होगा। यानी रैंडम ज्यादा होने के लिए, मोर रैंडमनेस के लिए प्रेशर क्या होना? कम होना। तो हमें बस यहां साइन से मतलब है। तुम्हें जब रिएक्शन दिया जाएगा तो तुम साइन आसानी से बता सको कि उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हमें एनालिसिस करने के लिए आएगा। नेक्स्ट लिखना, द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम, द एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम, द एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम, ये लिख लियो ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, इस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इन ए प्रोसेस इज इक्वल टू, the entropy change of a system in a process is equal to amount of heat transfer, amount of heat transfer to it in a reversible manner, in a reversible manner divided by temperature, divided by temperature at which transfer take place, at which transfer take place। तो यहां डेल्टा एस को डिफाइन किया गया कि डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा, चेंज इन एंट्रोपी का जो वैल्यू होगा, वो तो हमने साइन बताया पॉजिटिव होगा कि नहीं। अब डेल्टा एस का जो वैल्यू होता है वो होता है क्यू, ये रिवर्सिबल के लिए होता है, डिवाइड बाई टेम्परेचर, यानी डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, यानी हीट कितना लगा और किस टेम्परेचर पे उसको ट्रांसफॉर्म किया गया। मान लो सॉलिड से लिक्विड में लेके आया गया तो कितना हीट दिया गया और किस टेम्परेचर पे दिया गया, तो यही है एंट्रोपी, यानी डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा?
तो लिख लेना यूनिट जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। और लिख लेना कैलोरी पर डिग्री, कैलोरी पर डिग्री, कैलोरी पर डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज entropy is a thermodynamic properties which determine a spontaneous and non-spontaneous process, which determine a spontaneous and non-spontaneous process, a spontaneous and non-spontaneous process। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इट इज एक्सटेंसिव एंड स्टेट फंक्शन, इट इज एक्सटेंसिव एंड स्टेट फंक्शन। यानी साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, जीरो। इट विल बी जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इट विल बी जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इट विल बी जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो हमने यहां पे दो बातें सीखा, एक तो इंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, रैंडमनेस, गर्दी वगैरह, अगर तुम अपने कॉमन वर्ड में समझे तो। और एक होता है इंट्रोपी का मतलब कितना हीट लिक्विड से, अगर सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म किया गया तो कितना हीट दिया गया और उसको कितने टेम्परेचर पे दिया गया। दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं Q/T को बोलते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस जो है इससे हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पता लगाते हैं। तो स्टार्टिंग में फ्री गिब्स एनर्जी से हम पता नहीं लगाते थे, लेकिन ये सब चीज पे वैलिड नहीं हो पाया, तो पहले हम डेल्टा एस से ही पता लगाते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। लेकिन ये चीजें आगे चल के वैलिड नहीं था, इसलिए इसको हटा दिया, लेकिन हमें लिखना इसमें जरूरी है। तो इसमें नेक्स्ट लिखना डेल्टा एस टोटल, नीचे लिखना डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो इस रूम के अंदर हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, रैंडमनेस यहाँ का मेजर किया गया, तो ये रूम हमारे लिए सिस्टम है, तो यहाँ का रैंडमनेस और बाहर का रैंडमनेस, यानी कुल मिला के डेल्टा एस टोटल का मतलब इनवर्स का रैंडमनेस, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इनवर्स, यानी डेल्टा एस टोटल। तो एक बार नीट में इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसमें अब लिखना जो पहले पता लगाया जाता था वो ये पता लगाया जाता था कि अगर डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन ये बाद में आज के टाइम में ऐसे पता नहीं लगाते, लेकिन इसको जानना जरूरी है कंसेप्ट के लिए। तो डेल्टा एस अगर टोटल ग्रेटर देन जीरो आता था वैल्यू तो स्पॉन्टेनियस होता था। अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता था, और डेल्टा एस टोटल अगर जीरो आ गया तो एट इक्विलिब्रियम बोला जाता था। लेकिन ये आउटडेटेड कंसेप्ट है, अभी के टाइम का ये कंसेप्ट नहीं है। तो डेल्टा एस टोटल से हम पता लगाते थे कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो जब ये कंसेप्ट वैलिड नहीं हुआ तो नया कंसेप्ट जुड़ा। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। तो इंट्रोपी के बारे में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक डेल्टा एस इक्वल टू Q/T निकालना, और इंट्रोपी का साइन इंपॉर्टेंट है कि प्लस है कि माइनस है, ठीक है, और एक Q/T। नेक्स्ट लिखना फ्री गिव्स एनर्जी, फ्री गिव्स एनर्जी, राइट डाउन हेडिंग फ्री गिव्स एनर्जी।
फ्री गिव्स एनर्जी। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां हीट निकालने के लिए हो सकता है कि डेल्टा एच भी यूज करे या डेल्टा यू भी यूज करे, तो इसको निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स में इसका भी यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट लिखना फ्री गिव्स एनर्जी, इसका डिफिनेशन लिखना, फ्री गिव्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज, फ्री गिव्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज, free gives energy of a system is defined as maximum amount of energy available, maximum amount of energy available, maximum amount of energy available to a system, to a system during a process, during a process that can be converted, that can be converted into useful work, that can be converted into useful work। फिर से पढ़ना, free gives energy of a system is defined as maximum amount of energy available in the system, यानी एक सिस्टम के पास मैक्सिमम कितना एनर्जी अवेलेबल है टू ए सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी जब वो सिस्टम वर्क कर रहा होता है तो उसके पास मैक्सिमम कितना एनर्जी अवेलेबल है। मान लो हमारा बॉडी सिस्टम है, तो हम अभी वर्क कर रहे हैं, हमारे बॉडी के पास अभी कितना मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी है, वो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी को हम फ्री गिव्स एनर्जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन द अदर वर्ड, इन द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी, इन द अदर वर्ड, इन द अदर वर्ड, in thermodynamics quantity which is measured, in thermodynamics quantity it is measured, in thermodynamics quantity it is measured, it is measure of capacity of a system, it is measure of capacity of a system to do useful work, to do useful work, यानी एक सिस्टम के पास कितना एनर्जी अवेलेबल है वर्क करने के लिए, उस मैक्सिमम कैपेसिटी को बोलेंगे, मैक्सिमम एनर्जी जो उससे वर्क हो रहा है उसको हम बोलेंगे फ्री गिव्स एनर्जी। आगे लिखना, इट इज डिनोटेड बाय जी, it is denoted by G, it is denoted by G, फ्री गिव्स एनर्जी को हम G से लिखते हैं। और नीचे हमें डायरेक्ट इसका इक्वेशन पढ़ना है, नीचे लिखेंगे G इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा TS, G इक्वल टू H माइनस TS, ये फ्री गिव्स एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें इक्वेशन पढ़ना है। समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटी है H, पहले यहां बात कर लेते हैं, डेल्टा G, ये भी क्या है स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है और ये भी स्टेट फंक्शन, यानी हर जगह हम चेंज निकालेंगे, चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, ये चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी। अब यहां देखो डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिखे थे, क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस, क्यू बोले तो हीट, यानी हीट सिस्टम के पास कितना है और उसमें से कितना कम हो रहा है, मतलब जो बाहर इंट्रोपी वगैरह में यूज हो रहा है। तो यहाँ टी डेल्टा एस का मतलब यही हुआ ना, क्यू लिखा हुआ है, डेल्टा एच माइनस क्यू, यानी वो वाला क्यू है जो इंट्रोपी में यूज हो रहा है,
मतलब हमने अगर सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म किया तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन में इतना हीट लगा, अब सिस्टम के पास इतना अवेलेबल था तो ये इंट्रोपी वाला माइनस कर दिया गया, वो डेल्टा जी को बताता है। यानी डेल्टा जी एक एनर्जी है जो सिस्टम के पास अवेलेबल है और वो मैक्सिमम वर्क की तरफ बताता है। इसीलिए वर्क मैक्सिमम याद है तुम्हें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वर्क मैक्सिमम जब लिखे तो वहां डेल्टा जी हमने लिखा था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये मैक्सिमम वर्क को बताया था उस समय, वर्क मैक्सिमम। यानी उस सिस्टम के पास कितना एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है जो वर्क करने के लिए जा रहा है। तो उसमें से ये वाला हीट हमने निकाल दिया क्योंकि इस हीट का यूटिलाइज उसने इंट्रोपी को चेंज करने में किया, रैंडमनेस में यूज किया। तो इसीलिए फॉर्मूला बन गया डेल्टा एच यानी इंथैल्पी यानी हीट माइनस वो वाला हीट जो इंट्रोपी में यूज हुआ है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, ये भी हीट है ये भी हीट है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, आगे हेडिंग डालना प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड prediction of spontaneous and non-spontaneous process, prediction of spontaneous and non-spontaneous process। अब यहां पर लिख लेना, अगर डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड तरीके से जो निकाला गया है, मतलब सब कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम स्टैंडर्ड वे में, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस होगा। यहां डेल्टा इसके उल्टा है, ठीक है, डेल्टा एस में ग्रेटर देन 0 था, यहां डेल्टा एस के उल्टा है, डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी अगर 0 हो गया तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, यही इक्विलिब्रियम में बार बार आ रहा था। तो डेल्टा जी यानी फ्री गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड वे में, तो ये याद रखना मैक्सिमम वर्क है, जो वर्क मैक्सिमम एनर्जी उस सिस्टम के पास, जो वर्क करने के लिए कैपेसिटी उसके पास कितना वो मैक्सिमम वर्क करवा सकता है, यानी जब जब मैक्सिमम वर्क से रिलेट करेगा तो डेल्टा जी वहां पर आया जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट बताया गया कि अब वन बाय वन केस लेते हैं। केस वन में अगर हमारे को, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन अब रिएक्शन दे देगा, और रिएक्शन एक तो न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, और एक अगर लॉजिकल पूछेगा तो लॉजिकल में बोलेगा कि इसका ये रिएक्शन हुआ है, बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो हमें केस वन में लेते हैं, अगर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, हो सकता है रिएक्शन में ये दोनों का साइन तुम निकाल के लाओगे। इसीलिए जब मैं एंथैल्पी पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, कंबशन एक्सोथर्मिक है, फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, लाइटिस एक्सोथर्मिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी एक्सो होता है, आयोनेशन एंथैल्पी एंडो होता है। तो कहां पर एक्सो और एंडो होता है वो साइन तुम लिखोगे, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और डेल्टा एस पॉजिटिव है यहां, अब ये भी डेल्टा एस का साइन तुम निकालोगे। अब मुझे अगर ये केस दे दिया जाए तो बताओ वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये वैल्यू आया निगेटिव, और ये टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एस एंट्रोपी है, ये वैल्यू आया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, टोटल वैल्यू क्या आएगा, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है, यानी ये स्पॉन्टेनियस होगा। अब हम केस टू लेते हैं। केस टू, अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव आया, डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया और डेल्टा एस निगेटिव आ गया,
तुम अब ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं केस बना के, और हो सकता है रिएक्शन में तुम इस केस को एनालिसिस करके साइन खुद डिसाइड करना पड़ेगा, या हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स में तुमसे डेल्टा जी निकलवा दे, तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर अब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो ये वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा ना, वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव, यहां पर वैल्यू डेल्टा एच का पॉजिटिव, टोटल वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, टोटल वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, हमें साइन से मतलब है, तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां साइन मैं खुद लिख रहा हूं, और साइन से ही हमें मतलब है, डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या डेटा दिया क्या नहीं, तो पता लगाना है कि उसका स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। लिख लिए दोनों, केस 1 केस 2। यहां पर एक चीज नॉट हटा देना, नॉट स्टैंडर्ड वाला नहीं है, स्टैंडर्ड वाला हटा देना। अब केस 3 लेते हैं, तो बताओ केस 3 में तो हमने क्या किया कि डेल्टा एच और डेल्टा एस को एक बार दोनों को, सॉरी, एक को नेगेटिव बोला और एक को पॉजिटिव बोला, और दूसरे केस में एक को पॉजिटिव बोला और एक को नेगेटिव बोला, और देख दो केस हो सकते हैं, 4 केस हो गया ना। अब दोनों या तो नेगेटिव ले लो या तो दोनों पॉजिटिव ले लो, 4 ही केस बन सकता है हमारे सामने। तो केस 1 और केस 2। अब केस 3, केस 3 में हम लेंगे डेल्टा एच अगर मान लो नेगेटिव रहा और डेल्टा एस भी नेगेटिव रहा, एक बार ये नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरा केस दोनों नेगेटिव, चौथा केस दोनों पॉजिटिव, 4 ही केस बन सकते हैं। अब इस केस में बताओ स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या होगा, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये वैल्यू क्या आया, निगेटिव, और ये निगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, तो ये वैल्यू आ गया पॉजिटिव। तो मुझे बताओ तुम ये कैसे डिसाइड कर ले कि नेगेटिव आएगा वैल्यू, ये रिएक्शन बोल रहे स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस कैसे है, स्पॉन्टेनियस है, तुम ये डिसाइड कैसे कर लिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू में या पॉजिटिव है, ये वैल्यू और ये वैल्यू में वैल्यू ज्यादा होगा ये कम होगा, ये कैसे हमने डिसीजन ले लिया, अगर ये ज्यादा होगा तब नेगेटिव आएगा, अगर कहीं ये ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो उस केस में वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो आगे दोनों केसेज में हम ये बोल नहीं सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो डिसीजन लेगा टेम्परेचर। कैसे, तो टेम्परेचर यानी यहां पर फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर कम हुआ, हम मान के चल रहे हैं अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये दोनों का मल्टीप्लाई मान के चलेंगे कि इससे कम आएगा, इससे क्या आएगा, कम आएगा। तो यानी
ये हम मानना पड़ेगा, लेकिन कि लो टेम्परेचर पर ये वैल्यू का दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये वैल्यू कम आएगा। हाई टेम्परेचर पर तो ऐसे भी नहीं आने वाला है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन मान के चलेंगे ज्यादा आ गया, तो ये दोनों डेटा में से ज्यादा डेटा इसका वैल्यू ज्यादा गिर गया। तो अगर इसका कम वैल्यू करना है, इससे इसको हमें -50 करना है और इसको 10 करना है, तभी तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव आने के लिए ये वैल्यू को कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली हम सोचे कि टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो ऐसे भी ये वैल्यू ज्यादा ही आने वाला है। तो हम अगर मान के चले कि टेम्परेचर कम करने से वैल्यू कम आएगा, तो वैल्यू टोटल मिला के नेगेटिव आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा। तो एट लो टेम्परेचर इट विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसमें भी हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि लो टेम्परेचर पे वैल्यू कम ही गिरेगा और ये ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा। तो तुम सुने होगे कि, अब ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में जाओ और वहां पर समझो कि एक रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक को अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या वो फॉरवर्ड भागता है? तो कहां से फॉरवर्ड भागेगा वो? यानी फॉरवर्ड भागाने के लिए उसको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? तो यहां से वो चीजें रिलेट हो जाता है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और फॉरवर्ड जाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ गया ना ये? तो इसीलिए बोला जाता है कि लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड भागता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस वाला अपने आप हो जाए। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें ऐसा नहीं कि एक्सोथर्मिक है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक के बेसिस पे और एंडोथर्मिक के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनियस के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। वो पहले आउटडेटेड कंसेप्ट पहले किया जाता था कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, उसके बेसिस पे। एक्सोथर्मिक के साथ साथ हमें डेल्टा एस का भी नॉलेज होना चाहिए कि इंट्रोपी, उसका इंट्रोपी क्या है। केवल इस वैल्यू से हम इसको स्पॉन्टेनियस नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए हमें ये भी डेटा चाहिए। और ये बोल दिया जाता है कि लो टेम्परेचर पे वैल्यू कम गिरेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के नेगेटिव आएगा। और इस केस में, तो इस केस में एट लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी क्या मान के चलेंगे? क्या आया? नेगेटिव आया। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना। अब इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे पूछेगा? तो देखो न्यूमेरिकल्स में ऐसे पूछता है, अब ये सब कुछ डेटा दे देगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कहां है। तो यहां से तुम इक्विलिब्रियम जब निकालोगे तो ये इक्विलिब्रियम पे एक टर्म में क्या हो जाएगा? आगे अभी आएंगे, डेल्टा जी जब नेगेटिव बताएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहां से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन, यानी तुम वो टेम्परेचर निकाल दिए जहां रिएक्शन कहां है? इक्विलिब्रियम में। अब तुम्हें फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है तो तुम टेम्परेचर मेंशन कर दिए और इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करेगा। तो बोल उससे पूछेगा कि बताओ किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, यानी फॉरवर्ड भागेगा। तो तुम वो टेम्परेचर तो निकाल दिए जहां रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में याद करो लीच प्रिंसिपल, फॉरवर्ड जाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम। कम मतलब एक ही ऑप्शन उसमें मिलेगा। अब इसमें मान लो तुम्हारा 300 डिग्री आ गया केल्विन जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, और तो बोलेगा कि कौन से टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और ऑप्शन में एक ही होगा 290, यानी लेस देन 300 पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो वो भी लिख देगा कि लेस देन 300, या डेटा भी दे देगा एक, तो उसमें डेटा में एक ही डेटा होगा जो 300 से कम होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली अटैच करता है। ठीक है, तो इसको केस को लिख लो। अब केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 पे यहां दोनों हमने नेगेटिव लिया, अब दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव और डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
ये वैल्यू आया पॉजिटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, होगा ना, तो ये वैल्यू निगेटिव होगा। अब मुझे डेल्टा जी क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए निगेटिव चाहिए, है नहीं, हम बता भी नहीं सकते कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू ज्यादा रहेगा तो निगेटिव आएगा। तो बताओ ये वैल्यू ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी निगेटिव आने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, यानी ये मान के चले हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ये वैल्यू ज्यादा गिरेगा, और जब हाई टेम्परेचर पे वैल्यू ज्यादा गिरेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव आएगा तो हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड कैरिड आउट होने लगेगा। अब ऐसे समझो कि एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है और उसको हमें फॉरवर्ड भगाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो इक्विलिब्रियम में ही पड़े थे ना कि एक रिएक्शन को फॉरवर्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड कैरिड आउट करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, तब वो रिएक्शन फॉरवर्ड भागता है। तो ये भी बात तो वही बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब फॉरवर्ड भागना। तो इस केस में, दोनों केस में हम डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल्स जोड़ेगा तुम्हें, तो वही बात है कि न्यूमेरिकल्स में पहले इक्विलिब्रियम निकालोगे, यानी किस टेम्परेचर पे और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो इस केस में जो आंसर होगा, मान लो 300 केल्विन पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, तो ये हाई टेम्परेचर यानी 300 से ज्यादा पे ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और इस केस में 300 से कम पे स्पॉन्टेनियस होगा। चारों केस पहले लिख लो। चारों केस क्लियर हो गया। अब यहां मैं केस जो डेल्टा एच और डेल्टा एस जो लिखा हूं, मैं साइन के साथ दिया हूं, तुम्हें साइन नहीं दिया जाएगा, हो सकता है दिया भी जाए, हो सकता है नहीं भी दिया जाए, तो साइन तुम निकालोगे। नेक्स्ट लिख लेना, अब इक्विलिब्रियम वाला लिख लो। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होगा, जीरो, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जीरो हो गया, तो डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, टी डेल्टा एस। इसका मतलब समझो क्या हुआ, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, मतलब जितना उस सिस्टम के पास एनर्जी है टोटल का टोटल कहां यूज हो गया, उसके इंट्रोपी में, तो वर्क हुआ क्या, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जब वर्क ही नहीं हुआ तो पिस्टन रुका हुआ है, यानी उसके पास उतना ही एनर्जी है जिसको इंट्रोपी को चेंज कर सकता है, उसके स्टेट को चेंज कर सकता है, उसके अलावा उसके पास एनर्जी बचा ही नहीं जो उसको कहां यूज कर ले, वर्क में। तो उस केस में हम बोल देंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ, रेस्ट में है वो। और यहीं पर फ्री गिब्स एनर्जी का वो वाला जो तुम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, वो रिलेशन यहां भी है, उसका हमें प्रूव होगा नहीं, डायरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो वही लिख लेना, डेल्टा जी ऐसे भी निकाला जाए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आई टी एल एन क्यू सी, रिएक्शन कोसेंट, एल एन को लॉग में लाना है। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस आई टी एल एन के सी। इसको यहां से भी जोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, लेवल 3 में बहुत सारा क्वेश्चन है इसको जोड़ के पूछने के लिए। अगर हमें इसको लिखना है ऐसे, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आई टी लॉग केस, लॉग केस इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो इस डेल्टा जी का तुम अभी तक फिजिकल में कहां कहां यूज किए, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज किए थे, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज किए थे, डेल्टा जी और
वर्क मैक्सिमम में डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चंस को वहां से रिलेट भी कर दे। डेल्टा जी नॉट माइनस एन ई नॉट एफ, या डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई एफ। यहां स्टैंडर्ड तो यहां स्टैंडर्ड, नहीं तो नहीं। तो एक तो तुम यूज किए केमिकल इक्विलिब्रियम में इसका यूज कर रहे थे और रिएक्शन कोसेंट वगैरह निकाल रहे थे या केसी निकाल रहे थे। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज कर रहे थे वर्क मैक्सिमम जिसको बोलते थे। तो वर्क मैक्सिमम कहीं भी पूछेगा तो ये सोच लेना कि हमें फ्री गिब्स एनर्जी से निकालना है, क्योंकि फ्री गिब्स एनर्जी वही बताता है कि हमारे पास इतना कैपेसिटी है वर्क करने का, वही इससे ज्यादा हम वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए वर्क मैक्सिमम उसके इसके बराबर हो जाता है, इन फ्री गिब्स के बराबर हो जाएगा। और तीसरा हम डेल्टा जी का यूज यहां पर है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इस पे हम कल से क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी थोड़ा इंट्रोपी वगैरह थोड़ा सा और एक इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, उसको कल लिखवाएंगे। बाकी मोस्टली चैप्टर फिनिश हो गया। अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल लिखवाएंगे, या अभी टाइम है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल लिखवाएंगे। तो उसका केवल सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। सेकेंड लॉ में यही बताया था, सेकेंड लॉ फिजिक्स में नहीं पढ़ते होंगे। सेकेंड लॉ यही बताता है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, उसके बारे में डिटेल बताता है। तो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का केवल हमें स्टेटमेंट लिखवाना है, उस पे फर्स्ट लॉ के जैसा न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो कल बच्चा, लेकिन इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा।